अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए भाई, आज शुरू करते हैं हम अपना टीएमए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके इम्तिहान के अंदर जो भी आपका पेपर का तरीक़ा है उसके अंदर आपके जो नंबरात हैं उनको दो चीज़ों में तकसीम किया है उन्होंने। एक तो टीएमए कहलाता है, यानी एक तरीके से आपको एक असाइनमेंट मिलता है, जो असाइनमेंट आपको करना है, देखकर कहीं से भी आपको वो आंसर्स लिखने हैं और वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे। तो गालिबन 20 नंबर के आसपास के ये टीएमए होते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 20 नंबर। 20 में से 18, 19, 17 जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नंबर आपको मिल पाए। बचे रहे 80 नंबर, क्योंकि कुल मिला के हो गए 100, तो बचे हुए 80 नंबर के लिए आपका इम्तिहान होगा, जिसको आप अपना पेपर कहते हो। और वो इम्तिहान के लिए आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जितने भी नंबरात उसमें हासिल होंगे, तो दोनों के नंबरात को मिलाकर आपको 33% यानी 33% नंबर लेकर आने हैं अगर आप पास होकर अगली कक्षा में जाना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये 20 नंबर जो टीएमए के हैं ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि टीएमए के नंबर आपके लिए फाइनल के अंदर बड़ा काम कर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये टीएमए जो है, इसके क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बोर्ड की तरफ से ही आते हैं। तो इस बार के क्या क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है जी, लिखते हुए चलेंगे कि कहाँ से वो क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उन सवालों के जवाबात आपको ढूंढने भी होंगे। ठीक है जी। और जो भी टीएमए बनाएंगे तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो क्या है? जैसे सभी सवालों के जवाब देना ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन टीएमए में होंगे सबके जवाब आपको लिखने, छोड़ना नहीं है। सवाल का नंबर उसके सामने दिए गए हैं तो उसी के मुताबिक अपने सवाल का जवाब लिखिएगा। जवाबी शीट के पहले सफ़े के ऊपर की तरफ अपना नाम, रोल नंबर, मरकज़ मुताला का नाम और मजमून साफ लफ्ज़ों में लिखे। मतलब जब आप टीएमए बना रहे होंगे तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीएमए। तो टीएमए जब आप सबमिट करेंगे तो उस टीएमए की शीट से पहले एक पेपर लीजिएगा, प्लेन या लाइन वाला पेपर, और उसके ऊपर कुछ खास चीज़ें लिखिएगा। वो खास चीज़ें क्या हैं? वो खास चीज़ें हैं आपका नाम, ठीक है जी, आपका रोल नंबर, जो कि आप सब जानते ही हैं, आपको रोल नंबर मिलता है वहां से। इस तरह से ये होता है। तो ये प्रिंट आउट निकाल कर आप लगा सकते हैं। प्रिंट आउट नहीं लगाना तो फिर आप देख लीजिए किस तरह से बनाना है, आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से ये ना आपको फ्रंट पेज पे लगाना है, पहले पेज पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसमें आपका नाम, आपकी शनाख्त, सब चीजें होंगी। अगर ये गड़बड़ हो गई तो आपका टीएमए कहीं और भी जा सकता है, किसी और के नंबर में भी जुड़ सकता है। तो ये चीज सही डालनी जरूरी है। आपका रोल नंबर क्या है, नाम, फादर्स नेम कौन सी क्लास के लिए है, मीडियम कौन सा है, ठीक है जी, कोड क्या है आपका, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का आप टीएमए भर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये सब चीजें आप उसके अंदर भरेंगे और भर कर फिर अपना टीएमए सबमिट करेंगे। तो अब आ जाते हैं सवालों पर। तो सवालों में आप पहला सवाल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आपको नोट करते हुए चलना है। इन जवाबों को आप खुद लिखेंगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, अपनी रिहाइश के करीब नकल और हमल के मुख्तलिफ जराए का मुशाहिदा कीजिए और कोई दो फायदे और हुदूद लिखिए। तो यहां पर हम सबक खोलेंगे, सबक नंबर 5, नकल और हमल। ये वाला कौन सा सबक है? ये वो सबक हैं जो खुसूसन आपको टीएमए में ही पढ़ने हैं, ठीक है जी। फाइनल के इम्तिहान में उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस सबक में से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और नकल और हमल के बारे में आपको बता दूं, नकल और हमल जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसका? लोगों का, सामान का, चीजों का। इसको हम नकल और हमल कहते हैं, ठीक है जी। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो नकल और हमल के जरिए काम की जाती हैं। सामान बनता किसी इलाके में है और पहुंचता किसी इलाके में है, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरह से नकल और हमल होता है। तो अब हमें इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना है। वो क्या है? वो कह रहा है आपके मुशाहिदे के मुताबिक आपके आसपास कौन से नकल और हमल के कोई दो जराए बता दीजिए। तो अब सीधा क्वेश्चन ये आता है कि नकल और हमल के जराए होते क्या हैं।
तो नकल और हमल के बहुत सारे जराए हैं। एक जराए है जमीनी जराए, तो आप लिखते हुए चलिए इसको, आप अपने आंसर में लिखेंगे पहला जमीनी जराए। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप अपने आसपास कौन से नकल और हमल के चीजें देखते हैं, तो आपने लिखा हम अपने आसपास जमीनी नकल और हमल देखते हैं। जमीनी नकल और हमल का मतलब है जिस नकल और हमल का तरीका कार जो होगा वो जमीन के इस्तेमाल के जरिए होगा, जैसे गाड़ी, जैसे बस, जैसे रेलगाड़ी, ये सब जमीनी रास्तों के जरिए होते हैं और जमीनी रास्तों के जरिए से किए गए नकलो हमल को हम क्या कहते हैं, जमीनी नकलो हमल। तो शुरुआत हमने किससे लिखी कि जमीनी नकलो हमल होगा, और उसके अंदर हम लिखेंगे क्या क्या चीजें, उसके अंदर हम लिखेंगे इस नकलो हमल में सड़क, रेल रास्ते, रस्सी या पाइप वगैरह का इस्तेमाल होता है। आप सफा नंबर भी नोट कर सकते हैं कि मैं आपको कहां पे जवाब बता रहा हूं। रिहाइश के करीब नकल और हमल के मुख्तलिफ जराए का मुशाहिदा कीजिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने जमीनी का तस्करा किया। ठीक है जी, जमीनी के अंदर, अब आप जमीनी के अंदर सड़क का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आप लिखेंगे हमारे आसपास मैंने देखा है सड़क का नकल और हमल बहुत ज्यादा होता है। सड़क एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है, अपने गांव को, कस्बों को, शहरों को जोड़ने में सड़क का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अब आप खुद सोचो, आप एक गांव के अंदर हो, दूसरे गांव के अंदर जाना है, ट्रैवल करके जाना है, तो उसके लिए आप सड़क के नकलो हमल का इस्तेमाल करेंगे। सवारियां चलती हैं, बसें चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, उसमें बैठेंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, अब यहां पर ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद लिखने के बाद अब वो आपसे इसके दो फायदे और दो हुदूद भी मांग रहा है, तो आपको वहां पर दो फायदे और दो हुदूद लिखने। ये आपके सामने पूरा पेज खुल गया है, फायदे भरे पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ दो बताने हैं। जैसे नकलो हमल के दूसरे तरीकों के निस्बत सड़क का नकलो हमल सस्ता है, पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा, खराब होने वाली अशिया को सड़क के नकलो हमल के जरिए तेजी से कम दूरी की जगह पे भेजा जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा देर तक स्टोर नहीं हो सकती, खराब हो जाती हैं। आप उनको, अगर आपको लगता है ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप सड़क का इस्तेमाल कर कर जल्दी उनको भेज सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा स्टोर पर, दुकानों पर, इन जगहों पर जो सामान अमूमन आता है वो ट्रक और वैन जो होती है उनके जरिए आता है, जिससे वो सामान जल्दी जल्दी इन जगहों पर पहुंचाया जाता है। दो खामियां भी बतानी है आपको, तो आपने लिखा इसका वजन ढोने की सलाहियत महदूद है, इसलिए लंबी दूरी का नकल हमल के लिए किफ़ायती नहीं है, क्योंकि सामान बहुत भारी भारी भी होता है, तो लंबे सफर के लिए ज्यादा किफ़ायती है नहीं है। दूसरे पर आया, बहुत भारी सामान या बहुत ज्यादा सामान को इस तरीके से ढोने में खर्च बहुत ज्यादा आता है, तो अगर आप इस सड़क के नकल हमल का इस्तेमाल करते हैं और सामान बहुत भारी और बहुत ज्यादा तादाद में है, तो फिर यह खर्चा बढ़ा देगा आपको। तीसरे में से दो कोई भी लिख लीजिएगा। खराब मौसम का इसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, जैसे बाढ़ आ जाना, बारिश हो जाना, इसका सड़क की नकल हमल पे बहुत असर पड़ेगा, आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा होगा मुंबई के कितने इलाकों के अंदर जब बारिश के मौसम होते हैं तो कोरियर वोरियर सब बंद हो जाता है, क्यों, जा ही नहीं सकते, सड़क ही ब्लॉक है। तो ये इसके हुदूद में दाखिल हो गया। दूसरा आप जो लेंगे वो लेंगे मेरे भाई रेल का नकलो हमल। आप कहेंगे मैंने अपने आसपास रेल का नकलो हमल बहुत ज्यादा देखा है, हत्ता कि मैं खुद रेल के नकलो हमल के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं, यानी इसके अंदर मैं शामिल हूं, एक जगह से दूसरी जगह मैं खूब जाता हूं, रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, सामान भी, मुसाफिर भी। ये एक तरीके से जमीनी नकलो हमल की शक्ल कहलाती है, और यहाँ पर हम रेल के इस्तेमाल से काम करते हैं। फिर वही आ जाएगा, रेल के नकलो हमल के दो फायदे बताइए। तो आपने कहा देखो जी, पहला फायदा है लंबी दूरी के सफर के लिए बहुत मुनासिब है, इसलिए ट्रेन से लंबे सफर काफी मुनासिब रहते हैं। ये सड़क नकलो हमल के जरिए के मुकाबले ज्यादा तेज है, इसी की जगह ट्रक बस लेके जाओगे आप तो उसके मुकाबले में तेज ज्यादा है। अच्छी बात क्या है, खराब मौसम के अंदर भी ये चीज कम असर पाती है, होती तो है, पानी ही भर गया तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बारिश के मौसम के अंदर आप फिर भी ट्रेन से सफर कर सकते। खामियां बताओ जी, खामियां, थोड़ी दूर के सफर के लिए ये महंगा पड़ेगा, अगर डिस्टेंस कम है तो फिर रेल का सफर इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं है। ठीक है जी,
रेलगाड़ी एक तयशुदा टाइम पर टेबल पर चलती है और सामान उतारना और सब कुछ उसके अंदर शामिल होता है, यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। और हादसे होने पर इसमें जान और माल का भारी नुकसान होने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 5 था, सफा नंबर 86-85, ये आपको उसमें लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। मोहतरमा राधा भारी मोहतरमा राधा भारी मशीनरी का कारोबार चला रही हैं और वो अपने कारोबार के मुख्तलिफ रियासतों में तो सही करना चाहती हैं। इस फायदे के साथ नकलो हमल के सबसे मौजू जरिए की तजवीज़ फरमाइए। ठीक है जी। मोहतरमा जो राधा है वो भारी मशीनरी का कारोबार चला रही हैं, भारी मशीनरी का कारोबार चला रही हैं और वो अपने कारोबार के मुख्तलिफ रियासतों में तो वसी करना चाहती हैं, मतलब बहुत अब अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, वसी करना चाहती हैं। उस फायदे के साथ नकलो हमल के सबसे मौजू जरिए की तजवीज़ फरमाएं। बताइए आप में से कौन बताना चाहेगा कौन सा नकलो हमल का तरीका वो तजवीज़ करेगी। एक तो ज़मीनी हो गया जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया सड़क का इस्तेमाल होता है, एक हवाई होता है जिसके अंदर हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और एक पानी होता है, पानी बहरी जिसको बोलते हैं नकलो हमल, उसके अंदर समुद्र का इस्तेमाल होता है, जो कि आपने देखा भी होगा। बड़ी बड़ी नाव और बड़ी बड़ी शिप्स जो चलती हैं, कार्गो शिप, उसके इस्तेमाल के जरिए सामान उसके अंदर लोड होता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब यहां पर मैंने आपको बता दिए 3, जमीनी, हवाई और पानी यानी बहरी। आपके हिसाब से राधा को कौन से नकलो हमल का इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए। सोना नहीं है, सोना नहीं है मेरे भाई, सोना नहीं है। सारी नींद यही पूरी करेंगे जी। राधा भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही हैं बेचने और खरीदने में, और अब वो चाहती है इनको और रियासतों में पहुंचाया जाए। तो आपके हिसाब से वो कौन से नकल अमल का इस्तेमाल करना चाहिए? पानी, हवाई या जमीनी? कौन बताएगा? हाँ बताओ। हवाई। हवाई, हवाई का इस्तेमाल भी अच्छा है वैसे, सही कह रहे हैं। दूर की रियासतों में सामान पहुंचाने के लिए बढ़िया है, लेकिन हवाई में ना ज्यादा भारी सामान नहीं जा सकता, वरना वो हवाई अड्डे पे ही खड़ा रह जाएगा बेचारा, उड़ नहीं पाएगा। यहां पर उसने पानी, तो यहां पर जो है आप बाहरी नकलो हमल का इस्तेमाल करेंगे और रियासतों तक वो सामान पहुंचाने के लिए। सड़क का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बहुत लंबे सफर होंगे। और उसने अल्फाज लिखा है भारी मशीन। भारी मशीन लिखने का मकसद ही यह है कि काफी भारी चीजें होंगी, तो यहां पर सबसे बेहतर होगा क्या, शिप्स और कार्गो के जरिए, जो बाहरी सफर होते हैं उनके जरिए सामान पहुंचाया जाए। अगर आप कभी शिपमेंट जाते हुए भी देखोगे तो आपने देखा होगा उसमें कंटेनर देखोगे आपने, कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इतने बड़े बड़े कमरे नहीं होते। हाँ, उस कंटेनर के अंदर सामान भर भर के जाता है, भरे हुए होते हैं वो कंटेनर। तो 1, 2, 3 नहीं, 100 कंटेनर एक एक शिप के अंदर जाते हैं। इतना भारी सामान लेके चलती है शिप। और ये बाहरी सफर करते हैं तो एक इलाके से दूसरे इलाके, भारत से सामान और ममालिकों के अंदर जाएगा पानी के सफर के जरिए। तो बाहरी चीजों के लिए याद रखना बहरी सफर अच्छा है। अगर ये कंट्री के अंदर होता तो बेकार है। मुल्क के अंदर कोई, आपको पता है यहां से मुंबई से चला, अपना मुंबई के पास पोर्ट है हमारा, ठीक है जी, ये बंदरगाह है, यहां से सामान लोड हुआ। अब आपको अगर मुंबई से सामान दिल्ली भेजना है तो बाहरी सफर का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, नालियों में से थोड़ी ना आएगा सामान। हाँ, नहरें और वो चाहिए ना, समुद्र। अब कंट्री के अंदर अंदर के लिए कोई फायदा नहीं है, अंदर अंदर के लिए सड़क बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और रियासतों तक अगर आपको पहुंचाना है तो बाहरी सफर ज्यादा अच्छा है। हाँ, हवाई सफर का इस्तेमाल कब करेंगे?
जब मौसम खराब होता है, जमीनी आपदा आ जाती है, उस शक्ल के अंदर हवाई इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मिसाल दो जी, इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर अभी बहुत सारे अटैक हुए, तो उसके अंदर हमारे पास उनको कुछ भी एड भेजने का जरिया नहीं मिल रहा था, सड़क के जरिए जा नहीं रहे थे क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी, तो आपने देखा कि वो हवाई के जरिए भेजी गई, यानी हवाई जहाज गए और ऊपर से उन्होंने सामान डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे मौकों पर या कुछ और प्रॉब्लम्स, आपदाएं चल रही हों, उन मौकों पर हवाई चीज का इस्तेमाल ज्यादा तरीके से किया जाता है। और हवाई का इस्तेमाल एक और बड़े माकूल तरीके से हो सकता है, वो क्या है, जब आपको सामान जल्दी और तेज पहुंचाना हो। ठीक है जी, तो यहां पर बी पर आ जाइए, और बी का आंसर मैंने आपको अभी बता ही दिया। ठीक है जी, 5वें सबक पे चलिए दोबारा से। तो ये जो दूसरा वाला आंसर है, दूसरा वाला, पहले वाले के अंदर तो आपने लिख लिया सड़क वाला, और सड़क के अंदर आप कोई से भी दो लिख लीजिएगा, उसके फायदे नुकसान। दूसरे के अंदर आप रेल वाला कर लीजिए, दूसरे में आप रेल वाला ही कर लीजिए। ठीक है, सफा नंबर 86, पूरा आंसर यही लिखा हुआ है पूरे सफे पर। यहां से ऊपर रेल का वो लिख लिएगा, नकल व अमल, यहां पे उसके फायदे और यहां पे उसकी खामियां, पूरा आंसर आपका एक ही जगह पर हो जाएगा। बाहरी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम, ये कंट्री के अंदर की बात हो रही है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कंट्री के अंदर अगर सामान को भेजना है तो बाहरी सफर नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये मुल्क के अंदरूनी रियासतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारी ट्रेन जो है, हमारी जो ट्रेन है, जो इंडियन रेलवे है, वो मुल्क के अंदर पूरी जगह पर फैली हुई है, भारी सामान भी ट्रेन के अंदर आराम से चला जाता है। तो यहां पर आप रेल लिख लीजिए। अगर ये इंटरनेशनल बोल देता कि आपको बाहर के मुल्क की रियासतों में सामान बेचना है, तो फिर वहां पर आप बाहरी नकल और हमल कर सकते थे। ठीक है जी, तो आपके दो जवाब एक ही जगह पर आ गए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहां पर। पहले में एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने आपको दोनों का बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, दोनों मत लिखिएगा। पहले क्वेश्चन में ए और बी है, तो आपको किसी एक का लिखना था, या तो ए का लिख लीजिए या बी का लिख लीजिए, कभी आप मासूम बन जाएं और दोनों लिख दें। हर क्वेश्चन में ऐसे दो दो दे रखे हैं, आपको एक का जवाब लिखना है सिर्फ। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए लिखा हुआ, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए, तकरीबन 40 से 60 अल्फाज होने चाहिए लिखने में। ठीक है जी, 40 से 60 अल्फाजों में आपको जवाब देना है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर वही आपको दो पार्ट दे रखे, ए और बी, आपको एक का आंसर लिखना है। तो हम आपको एक का ही बता देते हैं, दो में कंफ्यूजन होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, गोदामकारी तिजारत के लिए अहम मुआविन में से एक है, इस बयान की तकरीब 60 अल्फाजों में वजाहत कीजिए। सबक नंबर 6 देखें। क्या होता है वेयर हाउस, गोदामकारी किसे कहते हैं? गोदामकारी यानी वेयर हाउस का मतलब यह होता है कि जब आप सामान बनाते हो तो सामान बनते ही तो बिकता नहीं है। हाँ, तो फिर तो सामान जब बन जाता है फैक्ट्री के अंदर, तो उसको बनाने के बाद हमें अपने स्टोर में, अपने वेयर हाउसेज में, अपने गोदामों के अंदर वो सामान उठाकर रखना पड़ता है। फिर वो कुछ वक्त बाद बिक जाए, हाथों हाथ बिक जाए, वो नसीब है आपका। और ऐसे ही जब मौसम आता है, अभी ठंड का मौसम आया तो हमने ठंडे कपड़े निकाल दिए, ऐसे ही बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे जो ठंड के कपड़े और गर्मी के कपड़े दोनों का काम करते होंगे। अब जब ठंड चली जाएगी तो गर्मी आ जाएगी, तो भाई वो ठंडा माल कहाँ रखेगा, ऐसा थोड़ी सारा बिक जाएगा, तो उसके लिए भी उसको गोदाम चाहिए। तो गोदाम हमारा जो एक्सेस स्टॉक होता है, जो हमारा फालतू स्टॉक होता है, जायद स्टॉक होता है, उसको स्टोर करने की जगह होती है। ठीक है जी, तो ये गोदाम बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कारोबार के अंदर। अगर गोदाम नहीं होंगे आपके पास, तो आप सोचो, आपको कारोबार के अंदर हर वक्त ये फिक्र, हर वक्त मतलब हरदम ये रहेगा कि बस जल्दी से मैं अपना सामान बेच दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, खराब हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन आ रहा है,
कि गोदामकारी जो है आपके हिसाब से कारोबार के अंदर मुआविन है या नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल मुआविन है। तो अब मैं क्या बताऊं उसके अंदर, तो अब मैं बताऊंगा गोदामकारी की जरूरतें। तो यहां पर आपको गोदामकारी की जरूरतें बतानी है, जिससे पता चलेगा कि गोदामकारी कितनी अहम है। ये वाला आंसर आप इसमें लिखेंगे पॉइंट 2 में, आंसर नंबर 2 में ये। और उसके अंदर कैसे लिखेंगे, जैसे ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है मौसमी पैदावार, तो ये हेडिंग डाल के उसके बाद एक आध 2 लाइन तक अपनी बात लिख दी। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला आपको लिखना है तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, बड़े पैमाने पर पैदावार, बड़े पैमाने पर पैदावार। आजकल सनतों में तैयार की जाने वाली चीजों की पैदावार अक्सर मुस्तनद पैदावार इस तरह से। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट और ले लीजिए, 3 पॉइंट हो जाएंगे। लगातार पैदावार, सनती इकाइयों में लगातार पैदावार करने के लिए कच्चे माल की मुसलसल जरूरत रहती है, उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास गोदाम हो। 3 पॉइंट लिख दीजिए, आराम से आपके 40 से 60 अल्फाज हो गए, खत्म हो गया। बाकी आप में से जिसको जो अच्छा लगे पॉइंट वो लिख दें। ठीक है जी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सबक नंबर 6 में मिल गया है। तो आपको 2 करने थे, 2 में से 1 करना था, तो हमने कौन सा कर लिया, हमने ये वाला कर लिया। ठीक है जी, दूसरा छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे, फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, दर्जे झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल पढ़ लेते हैं 2 क्या क्या है। सबक नंबर 8 में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि बहस की गई है मुख्तलिफ जराए से डाक ले जाने के अलावा डाकघर का कारोबार फर्मों को कुछ मखसूस खिदमात भी फराहम करता है, इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताएं और वजाहत कीजिए। ये दरअसल सबक नंबर 8 जो है वो डाक खाने की खिदमात से मुताल्लिक है, और उसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि डाक खाने के अंदर ये जो कई बार ऐसी बहस हो जाती है कि डाक खाने के अंदर डाक के अलावा और भी कुछ काम होते हैं जो वो काम करते हैं डाक के अलावा। तो तुम्हें और हमें ये लगता है कि डाक खाने जो होते हैं वो सिर्फ चिट्ठियां ले जाने का काम करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम और भी काम करते हैं। अच्छा, और क्या काम करते हैं? यहां पर जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, ऐसे डाक खाने में भी पैसा जमा कर सकते हो। डाक खाने में भी पैसा जमा होता है। हाँ, कभी कराया नहीं होगा। डाक खाने में सेविंग अकाउंट खुलता है जैसे बैंक के अंदर खोलते हैं, ब्याज भी मिलता है जैसे बैंक देता है, लेकिन कम मिलता है। ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन है जी, अगर आपको नहीं करना इसमें से तो आपको फिर सबक नंबर 11 में से ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सनत बिजनेस पर पूरी तरह मुख्तलिफ है, क्या इससे बयान से मुत्तफिक है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पहले तो आप सफा नंबर जोड़ लीजिए इसमें, यही है 11.3 सफा नंबर 196, यही आंसर लिखना है आपको, जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ये है आपका आंसर। ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। अब वो कह रहा है ये बीपीओ और केपीओ होता क्या है भाई? जवाब तो लिख लेंगे आप, लेकिन मालूमात भी तो चाहिए ना। अल्फाज है आउटसोर्सिंग, अल्फाज क्या है? आउटसोर्सिंग। क्या मतलब होता है इसका? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कुछ काम जो आप कर रहे थे, लेकिन अब आपने वो काम किसी और को सौंप दिए हैं, कि आपके अब वो काम कोई और करता है, तो उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग की खिदमत। इसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग की खिदमत। जैसे क्या होता है इसमें, बाहर की ममालिक जो कंपनियां होती हैं वो बहुत सारे काम खुद करती थी। उन्होंने देखा कि हमें सस्ते मंदे लोग नजर आ रहे हैं और ममालिकों में जो हमारा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपने जो गैर जरूरी काम थे उनको हम लोगों को सौंप दिया। हाँ, उन कंपनियों ने जो अपने गैर जरूरी काम थे वो दूसरे ममालिक की कंपनियों को सौंप दिए और उनसे कहा तुम हमारे काम कर दिया करो, बदले में पैसे ले लेना। तो इस सेवा और इस खिदमत को आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है जी,
कि बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, जैसे घर के अंदर शुरू के अंदर काम बहुत होते हैं, ठीक है जी। तो वालिदा ने काम कर लिया, अहलिया ने काम कर लिया, उसके बाद घर में मसरूफियत बढ़ जाती है, काफी बढ़ जाती है, बच्चे बढ़ गए। तो अब हुआ क्या कि हमारी नजर में जो छोटे छोटे काम थे, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, हमारी नजर में ये थोड़े से गैर जरूरी काम हो गए। गैर जरूरी मतलब कि ये काम थोड़े कमतर हो गए, बनिस्बत हमारे पास इसके और जरूरी काम पड़े हुए हैं। बच्चों की खिदमत है, खाविन की खिदमत है, और घर के अंदर कुछ अगर खेती बाड़ी चलती है वो देखनी है। तो अब आपने क्या सोचा, अरे ये थोड़ा गैर जरूरी काम है, इसके अंदर लगूंगा तो और मसरूफ हो जाऊंगा। तो आपने कहा ऐसा करते हैं, बाहर किसी को रख लेते हैं जो घर पे आके झाड़ू पोछा कर जाए। तो ये आपने जो सेवा, जो खिदमत ली है, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, अगर देसी मिजाज में समझे। ऐसे ही बाहर की ममालिक की जो कंपनीज होती हैं, वो अपने गैर जरूरी और कुछ जरूरी काम दूसरे ममालिक की कंपनीज को दे देती हैं कि तुम हमारा ये काम कर दिया करो, बदले में पैसे ले लो। इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है भाई साहब। तो यहां पर आउटसोर्सिंग की दो किस्में मौजूद हैं, एक का नाम है बीपीओ और एक का नाम है केपीओ। तो वह आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बीपीओ और केपीओ आपस में फर्क रखते हैं? तो आप लिखेंगे बड़े प्यार से, हाँ ये दोनों एक दूसरे से फर्क रखते हैं। बीपीओ केपीओ अलग अलग होते हैं, है दोनों ही एक तरीके के, लेकिन यहां पर ये है बिजनेस प्रोसेस और यहां पे है ये नॉलेज प्रोसेस। अरे फर्क तो बताओ भाई क्या है? दोनों में ही आप दूसरे ममालिक के लोगों से काम कराएंगे। फर्क यह है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए होता है, यानी गैर जरूरी काम आप इसमें करवाते हो। गैर जरूरी छोटे छोटे काम जो बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर आप कोर एक्टिविटीज, अपने खास काम और अपने जरूरी काम लोगों के जरिए करवाते हो। बीपीओ के अंदर काम करने के लिए कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, काबिलियत हो, उसमें स्किल्ड हो, वो काम कर सकता है। लेकिन केपीओ के अंदर काम करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपर्टीज। भाई आप में से 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, आप बीपीओ में काम कर सकते हो। लेकिन आप में से कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप में से कोई लॉयर है, ठीक है जी, आप में से कोई डॉक्टर है। अब ये आपके पास क्या है? एक्सपर्टीज है, आप माहिरीन में आ गए हैं। तो माहिरीन केपीओ में काम करते हैं और जो गैर माहिरीन होते हैं वो बीपीओ में काम करते हैं। लेकिन पढ़ाई दोनों के लिए चाहिए, यानी इल्म का जौहर दोनों में ही चाहिए। सीधी सी बात है, केपीओ के अंदर मेहनताना जो है वो ज्यादा मिलेगा और बीपीओ के अंदर थोड़ा कम मिलेगा। तो ये दोनों में फर्क होता ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो चौथे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देख लो आप, क्या है जी? किसी एक का सवाल दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, तकरीबन 100 से 150 अल्फाज। अब यहाँ पे अल्फाजों की तादाद बढ़ गई है, तो आपको यहाँ पर अल्फाज थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे आंसर में भी, वरना आपको फिर नंबरात कम मिलेंगे। हाँ, चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा और पांचवा और छठा, और बस खत्म। तो चौथे पर आ जाइए। एक सवाल का जवाब देना है, दो दे रखे हैं। क्या है जी सवाल? सभी कारोबार इदारे खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, बताएं कि मामूल की फरोख्तकारी के जुज के तौर पर ऑर्डर की तामील करने के बाद किन कदमों की जरूरत होती है? ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि एक कामयाब सेल्समैन बनने के लिए सिर्फ निजी और जहनी खूबियां ही काफी हैं? अपने जवाब की तायीद में असबाब बताइए। सेल्समैन कौन होता है? जो दुकानों पर अमूमन लोग खड़े होते हैं, जो आपको अटेंड करते हैं और सामान बेचने की काम करते हैं। सेल्समैन, बिक्री करने वाला शख्स। अमूमन कंपनियों के अंदर, दुकानों के अंदर आपने ये लोग देखे होंगे, सेल्समैन कहलाते हैं। एक तरीके का डेजिग्नेशन होता है कि आप क्या काम करते हैं कंपनी में, तो आपने कहा मैं सेल्समैन हूं, यानी बिक्री करने का काम मेरा है, ग्राहकों से बात मैं करता हूं। तो वो कह रहा है, दूसरे वाले का आंसर लिख लेते हैं, बी वाले का। तो चौथे का बी का आंसर लिख रहे हैं हम,
वो क्या है? सबक नंबर 16 खोल लीजिए। कह रहा है सेल्समैन बनने के लिए जहनी काबिलियत या जहनी खूबी होना ही काफी है। तो अब आप सीधा सा जवाब लिखेंगे। पहली लाइन क्या लिखेंगे? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उसमें सिर्फ जहनी खूबी ही हो, बल्कि जो शख्स सेल्समैन हो उसके अंदर बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। उसमें जिस्मानी खूबी भी होनी चाहिए, उसमें कंपनी की मालूमात की खूबी भी होनी चाहिए, उसमें जहनी खूबी भी होनी चाहिए, उसमें किरदार की दयानतदारी की खूबी होनी चाहिए, उसमें तरगीब देने की सलाहियत होनी चाहिए और उसके अंदर अच्छे बर्ताव की खूबी होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में आपको ये लिख के दे रहा है, वो आपको क्वेश्चन में ये लिख के दे रहा है क्या जिस्मानी और जहनी खूबी ही काफी है? तो आप लिखेंगे नहीं, इन खूबियों के अलावा 1, 2, 3, 4 ये खूबियां भी होनी जरूरी हैं। तो ये सफा आपका शुरू हो गया और यहां से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे और ऊपर से आप बल्कि अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे यहां से ये रहा, ये वाला, यहां से शुरू होगा आपका क्वेश्चन। सेल्समैन को जिस्मानी खूबी के अलावा और भी खूबियों की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन जिस्मानी खूबी भी लिखेंगे, जहनी भी लिखेंगे, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ किरदार में दयानतदारी की खूबी होनी चाहिए, पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। कंपनी के बारे में पूरी मालूमात की खूबी होनी चाहिए, ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा। और अच्छे बर्ताव की खूबी होनी चाहिए। यहां जाकर आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी गया। आओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आंसर बहुत अच्छे से लिखना, मुफ्त के नंबर हैं ये, जितने ज्यादा मिलेंगे आप ही को उतना फायदा होगा। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान खरीदने का एक आसान तरीका होने के बावजूद सारिफीन के जरिए टेली शॉपिंग का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सामान खरीदने के एक आसान तरीके होने के बावजूद सारिफीन के जरिए टेली शॉपिंग का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्यों? टेली शॉपिंग मतलब हो गया आपका टेलीफोन के जरिए जो शॉपिंग होती है, इसके इस्तेमाल के जरिए जो शॉपिंग की जाती है वो। तो कह रहे हैं जबकि सामान खरीदना एक आसान काम है, आसान तरीका है, मार्केट जाओ खरीद लो, लेकिन उसके बावजूद भी टेली शॉपिंग का इस्तेमाल कम किया जाता है, क्यों? तो यहाँ पर आपको टेली शॉपिंग की कमियां बतानी है। खैर हम दूसरे वाले पे फोकस करते हैं। एक बिस्किट कंपनी 500 ग्राम, एक बिस्किट कंपनी 500 ग्राम के पैक के साथ 250 ग्राम बिस्किट मुफ्त देती है। आपने देखा भी होगा, ऐसा बहुत सारा होता है ना। चाय की पत्ती खरीद ली, बड़ा वाला पैकेट खरीद लिया, तो वो आपको खुद लालच भी दे रहा होता है, भाई साहब बड़ा वाला खरीद लो, उसके साथ आपको 2 प्यालियां भी मिलेंगी। हाँ, 2 प्यालियां। और ये आटा खरीद लो, तो आपने कहा 1 किलो दे दो, उसने कहा ना 5 किलो खरीदो, 5 किलो के साथ चीनी भी देंगे। तो ये सुना होगा आपने। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बिक्री को बढ़ाने के तरीके। ये होते हैं बिक्री को बढ़ाने के तरीके। खुद देख लो, आप भी करते होगे, जिसमें से आप में से कोई बिक्री कर होगा, नहीं है तो आपके साथ होता होगा। आप छोटा खरीद रहे हो, आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, अरे बड़ा लो, बड़े में फायदा है। क्या? देखो इतना ग्राम लोगे तो इतना ग्राम ये मिलेगा, ये खरीद लो तो उसके साथ आपको ये मुफ्त दे देंगे। आटा खरीदो, सोने का सिक्का निकल जाएगा। आप इस चक्कर में खूब आटे की थैलियां फाड़ते चलेगा, लेकिन सोने का सिक्का ना निकला अभी तक। तो ये सब तरीके हैं बिक्री करने के। तो उनमें से एक तरीका ये भी है। क्या जी? एक कंपनी कह रही है 500 ग्राम खरीदो, 250 ग्राम बिस्किट मुफ्त। तो आपने कहा भाई साहब आधा किलो के अंदर 750 ग्राम मिल रहा है आपको। फरोख्त को बढ़ाने की इस तकनीक का नाम बताइए। इस स्कीम का एक खास मकसद क्या है? इसके अलावा फरोख्त बढ़ाने के और 2 मजीद स्कीमों की वजाहत कीजिए। तो अब ये 500 ग्राम के साथ जो 250 ग्राम बिस्किट आपको मुफ्त मिल रहा है, कह रहा है इस स्कीम का नाम बताइए। चलिए सबक नंबर 16 पे है इसका जवाब, नोट कर लीजिए आप। मैं सबक नंबर के साथ आपको सफा नंबर ही बता रहा हूं। सबक नंबर 16 है,
जहां पर ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो आपने अभी पढ़ा कि 500 ग्राम के साथ 250 ग्राम मिलेगा, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप पत्ती खरीदो तो चाय का कप भी मिलेगा, आटा खरीदो तो सोने का सिक्का मिलेगा, एक के साथ दूसरी चीज मुफ्त में मिलेगी, ये सारी चीजों को हम बिक्री फरोख्त के हरबे कहते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, बिक्री को बढ़ाने के तरीके, सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ठीक है जी। अब ये जो हरबे है इनमें से वो पूछ रहा है कि ये कौन सा हरबा है जो आपने इस्तेमाल करते हुए देखा है। जैसे इसमें पहला है मुफ्त नमूने, यानी दुकानों से सामान खरीदते वक्त आपके सामने कपड़े धोने का साबुन और बहुत सारे मुफ्त के नमूने रखे जाते हैं, फ्री सैंपल जिसको कहते हैं आप, फ्री सैंपल। तो ये तो इसमें दाखिल नहीं होगा, फ्री सैंपल नहीं है। 500 ग्राम खरीदो तो 250 ग्राम मुफ्त मिलेगा। फ्री सैंपल का मतलब है जैसे आप निकल रहे हो और ठंडा मौसम चल रहा है, आपको ड्राई फ्रूट रखे हुए नजर आए किसी दुकान पे, तो आप चलते फिरते माशाल्लाह 2-4 अखरोट खा गए, 3-4 बादाम खा गए। उसने कहा हाँ बिल्कुल टेस्ट करके देखिए कैसा है। तो ये होता है फ्री सैंपलिंग वाला पार्ट, ये तो नहीं आएगा। दूसरा है तबादला स्कीम, ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखो क्या है, प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना, नेस्कैफे के साथ एक मिल्क शेकर, बॉर्नवीटा के साथ 200 ग्राम टूथपेस्ट, एक के साथ दूसरी चीज देना, एक के साथ दूसरी चीज देना, प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना। ठीक है जी। टूथपेस्ट खरीदो ब्रश फ्री मिलेगा, एक कीमत में कमी भी नहीं है, और कूपन बांटना भी नहीं है, मेला और नुमाइश ये भी नहीं है, तिजारती ये भी नहीं है, स्क्रैच और जीतें। ठीक है, इसके अंदर जो सेकंड वाला पॉइंट है वही है, नीचे और कोई पॉइंट है नहीं जो उसमें मिल रहा हो, तो उसको हम कौन सा पॉइंट कहेंगे, प्रीमियम वाला पॉइंट कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए आप जी, ये वाला पॉइंट, इस जवाब में ये वाला जवाब लिखा जाएगा पूरा। और साथ में क्वेश्चन के अंदर खुद आपसे कह रहा है कि ये स्कीम बताइए कौन सी है, तो आपने कहा ये प्रीमियम स्कीम है जिसके अंदर एक के साथ दूसरी चीज दी जाती है मुफ्त की शक्ल में। फिर वो कह रहा है इसी चीज के, इसी फरोख के 2 हरबे और बताओ। तो अब आपके पास इतने सारे चीजें लिखी हुई हैं, आपको इसे भी 2 लिख दीजिए, चाहे तबादला स्कीम लिख दीजिए, चाहे कीमत में कमी लिख दीजिए। कीमत में कमी आप जानते ही हैं 800 रुपए का है, लेकिन आपको डिस्काउंट करके हम 700 रुपए का दे देंगे। ये भी बिक्री करने का एक तरीका ही होता है जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो अब आपको 2 और लिखने, तो कोई से भी 2 लिख लीजिएगा, ये 2 लिख लीजिए, इसके नीचे के 2 लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, छठा क्वेश्चन। अब आ जाइए अपने 7वें क्वेश्चन के, वो 5वां क्वेश्चन हो गया, आज 6ठे क्वेश्चन के ऊपर। छठा क्वेश्चन कह रहा है जी, दर्ज झेल पर प्रोजेक्टों में कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। अब आपके सामने प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो सिर्फ जवाब नहीं लिखना, थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या है, सामानों को या तो निजी के तौर पर मुआयना करके या जांच किए गए नमूने या पैटर्न की बुनियाद पर या तफसील या ब्रांड नेम की बुनियाद पर खरीदा जा सकता है। फरोख्त के तरीकों में किराए या खरीद की बुनियाद पर फरोख्त शामिल है। एक क्वेश्चन तो यह है 12वें सबक के अंदर। दूसरा है किन्हीं 4 अशिया की फरोख्त बनाएं जो एक खास मौसम में पैदा होती है लेकिन पूरे साल इस्तेमाल की जाती है। उन अशिया का जखीरा करने के लिए गोदाम की जरूरत और अहमियत। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, बी वाला।
सर्दीदा मौसम है, किन्हीं 4 अशिया के बारे में ऐसा बताइए जो खास मौसम के अंदर ही पैदा होती है लेकिन फिर भी आपको इस वक्त मिल रही है, बता सकते हैं? बी वाला आसान है आपके लिए। हाँ, तो 4 अशिया जो मौसम के अंदर मिलती हैं, आलू लिख लिया आपने, सेब लिख लिया, सेब, सेब अमूमन वैसे ठंड में मिलता है लेकिन आपको गर्मियों में भी मुहैया है। गंदम है, गंदम, ठीक है जी। जवाब आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे ही, आप जवाब खुद लिख सकते हैं, अल्लाह न करे कोई ऐसी बात ना है कि जो हमने लिखा है वही होगा, आप खुद भी अपनी समझ से लिख सकते हैं। कोई 4 ऐसी चीजें लिखनी है आपको जो किसी खास मौसम के अंदर आती है लेकिन आप पूरे साल खाते हो, पूरे साल। और अब तो आपको पता है हर चीज पूरे साल ही मिलती है। सेब सर्दी में आता है लेकिन पूरे साल आपको खाने के लिए मिलता है, किसकी वजह से? गोदामकारी की वजह से। घिया गर्मियों में आता है लेकिन सर्दियों में भी खाने को मिल रहा है, कैसे? गोदामकारी के जरिए से। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो मौसमी कहलाती हैं लेकिन वो आपको पूरे साल मुहैया होती हैं, ठीक है जी। तो आपको ऐसे कोई 4 चीजों की लिस्ट बनानी है और जैसे यहां जवाब लिखा हुआ ये रहा, 4 अशिया जो मखसूस मौसम में पैदा होती हैं मगर सारे साल इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे उसमें लिखा आलू, आलू सर्दियों में ज्यादा पैदा होता है लेकिन पूरे साल खाने को मिलता है, आपको महसूस भी नहीं होता कि सर्दी में ही आता है। दूसरा आपने लिखा सेब, सेब का मौसम भी जो है अमूमन वो क्या होता है जी? सर्दी के अंदर होता है लेकिन ये भी आपको पूरे साल मिलता है खाने के लिए। गंदम आमतौर पर मौसम बहार में शाख की जाती है लेकिन ये रोजमर्रा की खुराक है तो ये पूरे साल आपको मिलती है। और ऐसे ही चावल, चावल की फसल मॉनसून के दौरान हासिल की जाती है लेकिन पूरे साल आपको ये खाने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब हो गया, गोदाम यहाँ पर एक अहम रोल अदा करते हैं। तो गोदाम का जो सबक आपको मैंने बताया था उसके अंदर से फिर दोबारा ये लिखने के बाद आप यहाँ पर वही करेंगे, वेयर हाउसिंग यानी गोदामकारी, उसकी जरूरत और अहमियत। तो यहाँ पर आप उसकी जरूरत और अहमियत को लिख सकते हैं। ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन के अंदर और भी करा था, ठीक है जी। तो वहां से आप उसकी अहमियत लिख लीजिए। कोई 4 चीजों की लिस्ट बना लीजिएगा, अलग बनाना चाहे अलग, यही बनाना चाहिए, यही कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी 4 चीजें जो अपने अलग मौसम में आती हो लेकिन पूरे साल आपको खाने और पीने के लिए मिलती हैं। तो इस तरह से आप अपना टीएमए पूरा कर लीजिए, सही से करिएगा, अच्छे से जवाबात लिखिएगा और अपलोड करिएगा। ये 20 नंबर हमारे लिए बड़े अहम रहेंगे फाइनल के लिए। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।